हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज ये जो टॉपिक रहने वाला है, कई बार आपके पास आपने देखा होगा कि डेड फ़ोन आते हैं और उन फ़ोनों को जब हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो ऑटो पोर्ट बना लेते हैं, या फिर हम डीसी पर जब चेक करते हैं तो डीसी मशीन में कई बार स्टक हो जाती है डीसी मशीन। तो इससे हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे फ़ोन की जो पीएम है, पावर आईसी ठीक है और हमारे फ़ोन का प्रोबेबली सीपीयू भी रिस्पॉन्स कर रहा है। तो बेसिकली ये जो फॉल्ट होता है ये रैम या रोम से रिलेटेड निकलता है, ठीक है ना। तो जब भी कोई फ़ोन ऑटो पोर्ट में आता है तो अगर कोई ड्रॉप डाउन केस है ना, तो उसमें हम सीपीयू, रैम और यूएफएस को रिवॉल्व करके देख लेते हैं। लेकिन आजकल के जितने भी फ़ोन आ रहे हैं उसमें कई बार जो ईएमएमसी होती है बैड हेल्थ में होती है, या फिर हमारे फ़ोन की रैम ख़राब हो जाती है, या फिर जो हमारे ईएमएमसीज होती हैं उसमें बहुत सारे एरर्स होते हैं। इसके कारण भी फ़ोन ऑटो पोर्ट पे जाता है और सीपीयू भी रीज़न हो सकता है। मतलब अगर कोई फ़ोन डेड आता है और वो ऑटो पोर्ट पे है तो उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि अगर कोई फ़ोन में ऑटो पोर्ट आ रहा है, ठीक है, तो मैं आज रैम और रोम की वोल्टेजेस के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, ये मैं एग्री करता हूँ। सीपीयू भी रिवॉल्व करना पड़ता है, ये भी एग्री करता हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है, रैम और रोम की वोल्टेजेस मिस होने से भी ऑटो पोर्ट में फ़ोन चले जाते हैं, और ऐसी सिचुएशन में हम सीपीयू रिवॉल्व कर देते हैं, यूएफएस प्रोग्राम कर लेते हैं, रैम भी बदल लेते हैं, फिर भी हमारा सेट ऑन नहीं होता है। तो आज हम इस पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे कि अगर आपके फ़ोन में कोई भी रैम लगी है, LPDDR3 या 4X जो भी लगी है, उसके लिए कौन कौन सी वोल्टेजेस ज़रूरी होती है और कहाँ से आती है। अगर आपके फ़ोन में eMMC या UFS लगी है तो उसमें कौन कौन सी वोल्टेज की ज़रूरत होती है और वो कहाँ कहाँ से आती है, इसके बारे में मैं पूरा आज डिस्कस करूँगा। और अगर इनमें से एक भी वोल्टेज अगर मिस हो जाए तो आपका सेट ऑन नहीं होगा और ऑटो पोर्ट पे जाएगा। मैंने आपके लिए एक डेटा बनाया है और इससे मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि रैम और रोम की वोल्टेजेस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मेरे पास एक फ़ोन है पोको X3 Pro, और उसके अंदर आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है ये सीपीयू है, और ये जो है यहाँ पे एक यूएफएस लगी है सैमसंग की, ये आप देख सकते हैं। तो ये सैमसंग की जो यूएफएस है इसमें रैम भी है और रोम भी है, दोनों इसी के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा आपको बहुत सारे मार्केट में कुछ ऐसे फ़ोन मिलेंगे, जैसे मीडियाटेक का मेरे पास एक फ़ोन है, आप देख सकते हैं ये सीपीयू है, और ये देखिए ये लेंथ इसकी लंबी है, ये रैम होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं SK हाइनिक्स की यहाँ पे रैम लगी है, और अगर मैं इसको इस तरीके से पलटूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी ये रोम यहाँ पे लगी है। तो इस फ़ोन में रोम अलग लगी है और रैम अलग लगी है। इसके पहले जिस फ़ोन में मैं दिखा रहा था उसमें रैम रोम एक साथ थी। मेरे पास एक S23 फ़ोन है, और इसके अंदर मैं आपको दिखा दूं कि देखिए यहाँ पे इसकी एक माइक्रोन की यूएफएस लगी है, और यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे नीचे सीपीयू लगा है और ऊपर यहाँ पे रैम लगी है। देखिए डबल डेकर है, तो रैम यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ थोड़ा सा, देख सकते हैं। तो ये रैम जो ये ऊपर वाला सरफेस रैम है ब्लैक वाला, और अंदर देखिए एक और चिप दिख रही है वो सीपीयू है। तो इस तरीके से मेरे पास 3 टाइप के ये फ़ोन रखे हुए हैं, ठीक है। एक फ़ोन में रैम रोम एक साथ है, एक फ़ोन में रैम अलग है, रोम अलग है, और एक फ़ोन में डबल डेकर है, तो रैम सीपीयू के ऊपर लगी है और यूएफएस अलग है। 3 टाइप के फ़ोन मेरे पास है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई फ़ोन आया और आप जैसे डेड फ़ोन आता है आप कंप्यूटर से कनेक्ट करो। अगर वो ऑटो पोर्ट में फ़ोन है और मान लीजिए आपने यूएफएस प्रोग्राम कर लिया, ईएमएमसी प्रोग्राम कर लिया, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सेम है, ठीक है, और सेट आपका ऑटो पोर्ट पे जा रहा है और नहीं हो रहा, तो सबसे पहले आप वोल्टेज चेक करना। अब वोल्टेज तो देखो सब चेक करते हैं, लेकिन कुछ मैं टेक्निकल चीज़ें आपको बताता हूँ जो आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए मैं कुछ पीपीटी आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक पीडीएफ खुला हुआ है। तो जितने भी मिड रेंज के फ़ोन होते हैं या लोअर मिड रेंज के फ़ोन होते हैं, जैसे 8A हो गया, है ना, इस टाइप के जो फ़ोन होते हैं उसके अंदर जो ईएमएमसी लगी है या यूएफएस लगी है, जो भी लगी है, इसमें 2 वोल्टेज की ज़रूरत होती है। आप देख सकते हैं ये पावर आईसी से दोनों वोल्टेज आती है। यहाँ पे L लिखने का मतलब है कि ये LDO वोल्टेज है, L1 L2। यहाँ पे पावर आईसी से वोल्टेज निकलती है 1.8 और यहाँ निकलती है 2.8। अगर ये दोनों वोल्टेज में से एक भी मिस हो जाएगी तो आपका सेट ऑटो पोर्ट पे चला जाएगा। तो ये ईएमएमसी की वोल्टेज है। तो आज के बाद याद रखिए, कोई भी छोटा फ़ोन आता है, 8A हुआ या अपना क्या बोलते हैं 9A हुआ या 6A हुआ, ये जितने भी फ़ोन होते हैं इसमें जो ईएमएमसी लगी होती है उसको 2 वोल्टेज की जरूरत होती है, 1.8 और 2.8। अभी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो आपका सबसे पहला काम है ईएमएमसी की वोल्टेज चेक करना है, 2 वोल्टेज, ठीक है।
अब हम बात करते हैं यूएफएस के बारे में। मान लो कोई फ़ोन आपके पास आया और उसमें यूएफएस लगी है, तो चाहे ईएमएमसी लगी हो चाहे यूएफएस लगी हो, इसमें 2 वोल्टेज की ज़रूरत होगी। एक होगी 1.8, एक होगी 2.8। और ये यूएफएस के वोल्टेज जो होते हैं ना, ये भी पावर आईसी से आते हैं, एलडीओ सर्किट से। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है L1 एंड L2, मतलब ये भी एलडीओ सर्किट से आते हैं, है ना। तो ये अगर दोनों में से कोई भी वोल्टेज मिस हो गई तो यूएफएस डिटेक्ट नहीं होगी और फ़ोन आउट ऑफ पोर्ट में जा सकता है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए जितने भी सैमसंग के फ़ोन आते हैं ना, जैसे मान लीजिए A50 है, ठीक है, इसमें क्या करती है कंपनी की, जो यूएफएस इसमें लगी है, इसकी जो 1.8 और 2.8 की वोल्टेज है वो पावर आईसी से ना देके एक इसमें यूएफएस ड्राइवर लगा देती है। एक यूएफएस ड्राइवर, ये यूएफएस ड्राइवर एक छोटा सा रेगुलेटर होता है। ये रेगुलेटर 1.8 और 2.8 वोल्टेज को बनाता है और इससे यूएफएस ऑन होती है। मान लीजिए आपका फ़ोन वाटर डैमेज है और ये यूएफएस ख़राब हो जाए या एक भी वोल्टेज इसकी ड्रॉप हो गई, तो उस कंडीशन में भी आपकी यूएफएस ऑन नहीं होगी और आपका फ़ोन एक्साइनोस पोर्ट में जा सकता है। तो मैं आपको एक बार दिखा दूँ, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है। तो जितने भी आप सैमसंग के फ़ोन रिपेयर करोगे ना, तो नोटिस करना इसमें ड्राइवर हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये आपकी यूएफएस चिप लगी है, आप देख सकते हैं ये पूरी यूएफएस चिप है। इसको काम करने के लिए 2 वोल्टेज चाहिए, 1.8 2.8, और ये वोल्टेज आपको पता है कौन बनाता है, ये यहाँ पे लगा है। देखो ये जो आईसी आप देख रहे हो, यही है यूएफएस ड्राइवर, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे एक स्विचिंग कॉइल लगी है, ये इसी से दोनों सिरा इसका कनेक्ट होता है। और ये जो ये आईसी होती है ये 1.8 वोल्ट और 2.8 वोल्ट बनाती है। और ये जो दोनों वोल्टेज होती है ये यूएफएस के लिए होती है, इसी से आपकी यूएफएस टर्न ऑन होती है। तो आप याद रखना, कभी भी सैमसंग का फ़ोन रिपेयर करोगे तो ज़्यादातर सैमसंग यूएफएस ड्राइवर लगाता है। मान लो कि अगर ऑटो पोर्ट में आता है फ़ोन, आप लोग पूरा सीपीयू रिवॉल्व कर लो, रैम यूएमसी सब कुछ रिवॉल्व कर लो, फिर भी सेट ऑन नहीं होगा, जिसको आप लोग याद रखना, ठीक है। इसके बाद हमारे मोबाइल फ़ोन में अब बात आती है रैम की। जो मैंने आपको अभी रेक्टेंगल शेप में जो लंबी वाली रैम दिखाई है, या तो रैम सीपीयू के ऊपर लगी होगी या फिर अलग से लगी होगी या ईएमएमसी या यूएफएस के साथ में होगी। रैम को हमेशा चलने के लिए 3 वोल्टेज की ज़रूरत होती है। देखिए यहाँ पे लिखा है, एक चाहिए 0.6, एक 1.2 और एक 1.8। तो रैम को चलने के लिए ये 3 वोल्टेज की ज़रूरत होती है, 0.6, 1.2 और 1.8। अगर ये तीनों में से एक भी वोल्टेज मिस होगी तो रैम ऑन नहीं होगी, रैम ऑन नहीं होगी तो फिर आपका सेट ऑन नहीं होगा। तो जो बेसिक फ़ोन्स होते हैं इसमें तीनों वोल्टेज पावर देती है। देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, L1, L2, L3, यानी पावर आईसी के एलडीओ सेक्शन से आती है। मीडियाटेक के फ़ोनों में रैम की जो तीनों वोल्टेज होती है ना, वो पावर आईसी से कंट्रोल नहीं होती। पता क्यों? क्योंकि मीडियाटेक में पावर आईसी, आपको तो पता है कि बहुत सारे एक्सटर्नल बक कन्वर्टर्स लगाए जाते हैं मीडियाटेक में। पावर आईसी लोड नहीं ले पाती है, पूरी वोल्टेज उसको नहीं बना पाती है। तो अगर आप मीडियाटेक का कोई भी फ़ोन रिपेयर करोगे, जैसे उसमें 6357 CRB लगी है, तो उसके अंदर रैम की वोल्टेज के लिए 3 आईसी लगी होगी। जो रैम की वोल्टेज 0.6 है उसके लिए एक बक कन्वर्टर रखा है, एक 1.2 है उसके लिए भी एक बक कन्वर्टर लगा रखा है, और एक 1.8 है उसके लिए एक एलडीओ लगा रखा है। बक कन्वर्टर का मतलब है यहाँ पे हाई एम्पेयर का करंट चाहिए, 2 आईसी के पास एक बक कॉइल लगी होगी। और एलडीओ लिखने का मतलब है कि इसके पास कोई भी कॉइल नहीं होगी, सिंपली एक एलडीओ होगा, उससे वोल्टेज बना के दे दी जाती है रैम को। तो आप सोचिए अगर तीनों में से एक भी आईसी ख़राब हो गई तो आपका सेट ऑन नहीं होगा और आपका सेट ऑटो पोर्ट पे चला जाएगा। तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए। और मीडियाटेक के फ़ोनों में ज़्यादातर बक कन्वर्टर का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको एक दिखाता हूँ, मोबाइल फ़ोन 9A का फ़ोन ले रखा है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, जिस भी फ़ोन में 6357 CRB लगती है उसमें ज़्यादातर ये देखो रैम लगी माइक्रोन की, और इसके ऊपर आप देखो 3 आईसी लगी है। अगर ध्यान से देखोगे ना, 3 आईसी लगी है। देखो ये है आपकी पहली आईसी, ये वाली पहली आईसी है, ये वाली, ठीक है। दूसरी आईसी बॉल आईसी ये है, और तीसरी आईसी ये है। अब देखो ये जो आईसी है, इस कॉइल में स्विचिंग होने के बाद इस कैपेसिटर पे बनते हैं 0.6 वोल्ट, ठीक है, या 1.1 बन सकते हैं, ठीक है। दूसरी आईसी यहाँ पे स्विचिंग कराने के बाद इस कैपेसिटर पे बनते हैं 1.2 या 1.1 वोल्ट, और ये जो तीसरा एलडीओ है यहाँ पे आउटपुट निकलता है 1.8 वोल्ट। तो देखो यहाँ पे 3 वोल्टेजेस बनते हैं, और ये तीनों वोल्टेजेस कहाँ आते हैं? इसी रैम में आते हैं। ये रैम नीचे ही लगी है, ठीक है। अब आप सोचो अगर ये आईसी ख़राब हो जाए, ये आईसी ख़राब हो जाए, या ये ड्राइवर ख़राब हो जाए, तो इस तीनों कंडीशन में रैम ऑन नहीं होगी, रैम नहीं होगा, ऑन नहीं होगी, तो फ़ोन ऑटो पोर्ट पे नहीं जाएगा। तो इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि जब भी कोई ऑटो पोर्ट पे फ़ोन आता है तो हमें ये 5 वोल्टेजेस को फोकस करना है, रैम की भी और रोम की भी, ठीक है ना। तो इसके बिना अगर आप किसी आईसी को निकाल रहे हो तो मेरे को लगता है कि गलत है।
इसके बाद देखो मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि जब यहाँ पे आप किसी भी नॉर्मल किसी भी फ़ोन को स्टडी करोगे ना यहाँ पे, तो देखो इसमें आप जो देख रहे हो ना 1.8 वोल्ट जो यहाँ पे लिखा है एमएमसी की या यूएफएस की, तो ज़्यादातर एमएमसी की जो 1.8 वोल्ट है यही रैम पे भी जाती है, ठीक है। रैम की 1.8 और एमएमसी की 1.8 कॉमन ही होती है। लेकिन अगर मीडियाटेक का कोई फ़ोन हो तो हो सकता है अलग अलग हो, या एक्साइनोस का फ़ोन हो तो हो सकता है अलग अलग हो। तो ये भी आपको नोटिस करना है कि रैम की 1.8 और रोम की 1.8 कहीं कॉमन तो नहीं है, ये देखना है आपको। अब चलते हैं हम फ्लैगशिप मॉडल में, बड़े फ़ोनों में। जैसे मैं बात करूं सैमसंग का A51, जैसे यहाँ पे मैंने बना रखा है, तो रैम जितनी भी फ़ोन में रैम लगी होती है ना, उसमें 1.2 में ज़्यादा एम्पेयर की ज़रूरत होती है रैम। जैसे आपकी रैम अगर 6 GB या 6 GB से एबव जिस फ़ोन में रैम लगती है, LPDDR4X जैसे है या उससे एबव जो भी रैम लगी है, उसके अंदर वोल्टेज तो 3 ही चाहिए, 1.2 भी चाहिए, 0.6 भी चाहिए, 1.8 चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ आप कॉमन देखोगे कि जो 1.82 वाली जो सप्लाई है ये पावर के बक सर्किट से आती है। क्योंकि आप सबको पता है कि पावर आईसी का जो बक सर्किट होता है ये हाई एम्पेयर का करंट प्रोड्यूस करता है और एलडीओ सर्किट लो एम्पेयर के करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे जो 1.8 की जो सप्लाई है, 1.2 की जो सप्लाई है वो बक सर्किट से आती है। इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पे कॉइल लगा रखी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी भी फ्लैगशिप मॉडल को रिपेयर करोगे, जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे मैं ज़्यादा दूर नहीं A50 की ही बात कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे खुला हुआ है। आप देखो यहाँ पे A50 का मॉडल जो है, तो यहाँ पे जो रैम जो लगी हुई है CPU के ऊपर, तो इसकी जो 1.2 की जो वोल्टेज है वो यहाँ से निकलती है। देखिए यहाँ से, ये यहाँ से निकलती है और यहाँ से निकल के इस कॉइल पे जाती है और कॉइल से होते हुए ये रैम पे चली जाती है। तो कॉइल से क्यों दे रहा है? कॉइल से इसीलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे हाई एम्पेयर का करंट बनता है। लेकिन जो छोटे फ़ोन होते हैं उसमें ये वोल्टेज एलडीओ से जाती है और एलडीओ लाइन में कोई कॉइल नहीं लगती। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप सर्किट पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आपको मिलेगी। और ये जो लाइन होती है ना, इसको हम SD रैम के नाम से भी जानते हैं इस लाइन को, ठीक है ना, SD रैम। जैसे मैं आपको ना थोड़ा सा इसका एक व्यू दिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल आप स्कीमेटिक में जब बक सर्किट को स्टडी करोगे ना, जैसे ये पावर आईसी को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे जाके मैंने जैसे ही यहाँ पे कॉपी किया पावर आईसी को, देखिए पावर आईसी है, तो इसमें देखिए कितनी बक कॉइल्स है। देखिए बहुत सारी बक कॉइल्स है, आप देख रहे हैं बक वोल्टेजेस बहुत सारी बन रही है। तो इसी में यहाँ पे अगर यहाँ पे आएंगे ना, तो एक वोल्टेज का नाम देखो क्या है, बक 7 का नाम देखो, यहाँ पे लिखा है बक 7। इसका नाम है मेमोरी 1.1 डी रैम 1.1 डी रैम 1.8, मतलब ये रैम की वोल्टेज है, ठीक है ना। ये बताने की कोशिश कर रहा है और ये वोल्टेज बनती है 1500 मिली एम्पेयर की। यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है और 1.1 वोल्ट या 1.2 वोल्ट जो हम बोलते हुए बक नंबर 7 से ही वोल्टेज निकलती है। बक 7 का मतलब होता है 7 नंबर, ये कॉइल है 5008। 5008 का मतलब हुआ कि पावर आईसी के पास देखिए 5008 ये वाली कॉइल है जो मैं बता रहा था आपको, ये वाली, ये रैम के लिए वोल्टेज बनाती है अभी। तो जब भी रैम के लिए वोल्टेज की बात होगी तो ये पावर आईसी से तो आएगी, लेकिन एलडीओ के अलावा बक से भी आ सकती है। इसका आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो फ्लैगशिप फोन्स होते हैं उसमें क्या होता है कि रैम की जो 1.8 वो तो एलडीओ से आती है, लेकिन 0.6 और 1.2 ये दोनों बक से आने लगी है आजकल जितने भी बड़े फ़ोन्स हैं, जैसे A53 ले लो 5G सैमसंग का, उसमें आप देखोगे 0.6 भी बक से आएगी पावर आईसी के और 1.2 भी बक से आएगी पावर आईसी के। इसके लिए अलग से कोई रेगुलेटर नहीं लगा, पावर आईसी के अंदर से बक सेक्शन में आती है। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। कई सारे फ़ोनों में अगर आप देखोगे तो eMMC और रैम एक साथ इनबिल्ट होती है। जैसे मैंने अभी आपको पोको X3 Pro में बताया, तो रैम और रोम एक साथ इनबिल्ट होगी। तो इसमें क्या होता है कि पांचों वोल्टेज एक ही आईसी में मिलेगी रैम और रोम के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं पांचों वोल्टेज कौन कौन सी, 0.6 रैम के लिए, 1.2 रैम के लिए और 1.8 रैम के लिए। रैम की वोल्टेजेस का नाम सर्किट में बदल के EMI VDD क्यूब के नाम से भी जानते हैं 0.6 को, EMI VDD 2 के नाम से जानते हैं 1.2 को, EMI VDD 1 को जानते हैं 1.8 वाली लाइन को।
तो ये 3 वोल्टेजेस के नाम भी बदल सकते हैं। बाकी जो 1.8 जो आप देख रहे हो ये रैम की है और VEMC के नाम से जानते हैं रोम की, ये 2 रोम की वोल्टेज है। तो आप देख सकते हैं अगर दोनों एक साथ लगा है तो ये जो 5 वोल्टेज है वो एक ही IC के अंदर इन होगी। बस आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ मॉडल्स में क्या होता है कि ये जो रैम की 1.8 है और ये eMMC की 1.8 है, एक ही वोल्टेज 2 पार्ट में जाती है और ये पावर IC की एक ही लाइन से निकलती है। मतलब 1.8 कॉमन हो सकती है रैम के लिए भी और रोम के लिए भी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि अगर कोई भी आपके पास ऑटो पोर्ट का फ़ोन आता है, कोई भी ऑटो पोर्ट का फ़ोन आता है, तो सबसे पहले इन 5 वोल्टेजेस को चेक करना है। रैम की 0.6, 1.2, 1.8 और eMMC की 1.8 और 2.8। सबसे पहले इन 5 वोल्टेजेस को चेक करो। अगर कोई भी वोल्टेज नहीं मिलती है तो उसको ट्रैक करो कि वो वोल्टेज कहाँ से आ रही है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी नॉलेज में थोड़ा बहुत इजाफा ज़रूर हुआ होगा। तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।